नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्लियर एग्ज़ाम पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमने बायोलॉजी के क्रैश कोर्स की शुरुआत की है। यह वीडियो आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, जिनमें बायोलॉजी से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे यूपी टीजीटी, यूपी जूनियर एडेड, यूपी पीजीटी और यूपी जीआईसी। सभी एग्ज़ाम्स जिनमें बायोलॉजी के प्रश्न पूछे जाते हैं, सभी के लिए यह वीडियो इम्पोर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अपने। इससे पहले हम 2 पार्ट में कोशिका को डिस्कस कर चुके हैं। पहले पार्ट में हमने कोशिका के 3 भागों के बारे में पढ़ा था। कोशिका झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। कोशिका के 3 भाग होते हैं। इससे पहले हम पार्ट 2 में कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बारे में पढ़ चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कोशिका द्रव्य क्या होता है? कोशिका के अंदर केंद्रक को घेरे हुए एक चिपचिपा द्रव्य भरा रहता है। अर्थात कोशिका के अंदर जो चिपचिपा द्रव्य भरा रहता है, जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं, यह रंगहीन और कणिका में होता है। यह एंजाइम गतिविधियों का केंद्र है। यह किसका केंद्र है? एंजाइम गतिविधियों का केंद्र है। औसतन पूरे केंद्र में 70% प्रोटीन, 10% डीएनए, 3 से 5% फास्फोलिपिड और 2 से 3% आरएनए उपस्थित होता है। लगभग पूरे केंद्र में 70% प्रोटीन, 10 से 7% डीएनए और 3 से 5% फास्फोलिपिड और 2 से 3% आरएनए होता है। इसके अतिरिक्त अनेक सजीव रचनाएं पाई जाती है, जिन्हें क्या कहते हैं? कोशिकांग। जिन्हें क्या कहते हैं? सेल और गैनल्स कोशिकांग कहा जाता है। कोशिका में पाए जाने वाले प्रमुख कोशिकांग निम्नलिखित हैं। बहुत सारे कोशिकांग दिए गए हैं जो इम्पोर्टेंट है। पहला है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। इम्पोर्टेंट है, इससे प्रश्न एग्जाम में पूछे ही जाते हैं लगभग। पहला है माइटोकॉन्ड्रिया। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण कोशिकांग है। यह कणिका या सूत्रशलाका की तरह पाए जाते हैं, अर्थात सूत्र की तरह इस रूप में पाए जाते हैं। तो इसलिए इसे क्या कहते हैं? यह शलाका या सूत्र के रूप में पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से घिरा होता है, जिसमें बाह्य झिल्ली चिकनी व अंदर के अंगुलीनुमा क्रिस्टी बनाती है। माइटोकॉन्ड्रिया बाहर से दोहरी झिल्ली से घिरा रहता है। इसमें बाह्य झिल्ली चिकनी और अंदर की अंगुलीनुमा क्रिस्टी बनाती है। इनके एंजाइम द्वारा कोशिकीय श्वसन होता है। अर्थात कोशिकीय श्वसन किसके द्वारा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के एंजाइम द्वारा, जिससे ऊर्जा पैदा होती है, अर्थात भोज्य पदार्थों का ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीकरण, इसमें गलत दिया गया है। ऑक्सीकरण होता है तथा मुक्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी। एटीपी की फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछी जाती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यह एटीपी शरीर की ऊर्जा का स्रोत है तथा शरीर में होने वाली सभी जैविक क्रियाओं में उपयोग होता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का गृह भी कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं। इम्पोर्टेंट है, पहले भी एग्जाम में पूछा गया है। यह शुक्राणुओं का मध्य भाग तथा अंडों का थोक भी बनाता है। यह प्रोटीन संश्लेषण में सहायक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले फैक्ट की ओर। कीटों के उड़न पेशियों में सबसे अधिक माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। सबसे अधिक माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाए जाती हैं? कीटों के उड़न पेशियों में सबसे अधिक माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। मनुष्य की लीवर सेल में 1000 से लेकर 1600 तक माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। मनुष्य की लीवर सेल में, यकृत सेल में कितने होते हैं? लगभग 1000 से लेकर 1600 तक माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। अगला है हमारा लवक हमारे पास अधिकांश पौधों तथा प्रकाश संश्लेषण करने वाले कुछ जंतुओं की कोशिकाओं में छोटी छोटी गोल रचनाएं पाई जाती हैं। छोटी छोटी
गोल रचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें लवक कहते हैं। लवक सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं, अवर्णी लवक, ल्यूकोप्लास्ट, वर्णी लवक, क्रोमोप्लास्ट और तीसरा प्रकार है हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट। अवर्णी लवक ये भोज्य पदार्थों को संग्रहण करने वाले श्वेत तथा रंगहीन लवक होते हैं। यह पौधों के उन भाग की कोशिकाओं में पाए जाते हैं जो प्रकाश से वंचित होते हैं, अर्थात जिन तक प्रकाश नहीं पहुंच पाता, जैसे कि जड़ों में मूल भूमिगत तना उल्लेखनीय है। जैसा कि जड़ों में भूमिगत तना है, भूमिगत तने तक प्रकाश नहीं पहुंच पाता, तो वहाँ पर अवर्णी लवक पाए जाते हैं। उल्लेखनीय है कि यदि अवर्णी लवक में स्टार्च संचित हो जाए तो एमाइलोप्लास्ट, यदि वसा संचित हो जाए तो इसे इलाइलोप्लास्ट, और यदि प्रोटीन संचित हो जाए तो इसे प्रोटीनोप्लास्ट कहते हैं। यदि अवर्णी लवक में स्टार्च संचित हो जाए तो एमाइलोप्लास्ट, अगर वसा संचित हो जाए तो इलाइलोप्लास्ट और प्रोटीन संचित हो जाए तो प्रोटीनोप्लास्ट कहा जाता है। अगला है हमारा वर्णी लवक। वर्णी लवक हरे रंग के अलावा, ये प्रकाश जहाँ पर नहीं पहुँच पाता था जैसे भूमिगत तना, उसमें पाए जाते थे अवर्णी लवक, परंतु हरे रंग के अलावा पौधों में कई अन्य रंगों जैसे लाल, पीले, नारंगी आदि के लवक भी पाए जाते हैं। अर्थात हरे रंग के पौधों में तो हरित लवक पाए जाएंगे, परंतु अन्य रंगों जैसे लाल, पीले और नारंगी आदि के लवक पाए जाते हैं, जिसे वर्णी लवक की संज्ञा दी जाती है। ये लवक फलों में भित्ति तथा पुष्पों की पंखुड़ियों में पाए जाते हैं। जैसे यदि हम इसका उदाहरण देखें तो लाल व नारंगी रंग के लवक कैरोटीन, जो गाजर का उदाहरण है, गाजर में पाए जाते हैं। जैसे लाल और नारंगी रंग किस कारण होता है? कैरोटीन के कारण। पीले रंग के वर्णक क्या कहलाते हैं? ज़ैंथोफिल। इस प्रकार टमाटर का लाल रंग लाइकोपेन वर्णक के कारण, गाजर का हल्का रंग कैरोटीन वर्णक के कारण होता है, जो वर्णी लवक होते हैं, अर्थात क्रोमोप्लास्ट। अगला है हमारा हरित लवक। हरित लवक क्या होते हैं? यह अत्यंत महत्वपूर्ण है, ये तो सभी को पता है। क्लोरोप्लास्ट तो हम पहले से ही पढ़ते आए हैं, परंतु 2 आज हमने नए पढ़े हैं, जिनमें ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट याद रखने जरूरी हैं। यह सभी पौधों में पाए जाते हैं। हरे पौधे इसी से प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होते हैं। यदि क्लोरोप्लास्ट नहीं होता तो हरे पौधे अपना भोजन कार्बोहाइड्रेट का निर्माण नहीं कर पाते, इसी के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। हरित लवक में ही पर्णहरिम पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। पर्णहरिम की उपस्थिति के कारण ही पत्तियां हरे रंग की दिखाई देती हैं। हरित लवक में पर्णहरिम के अलावा कैरोटीन व ज़ैंथोफिल नामक सहायक वर्णक भी पाए जाते हैं। तो हरित लवक में पर्णहरिम के अलावा कैरोटीन और ज़ैंथोफिल नामक वर्णक भी पाए जाते हैं, क्योंकि यह प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। अतः इसे कोशिका का रसोई घर भी कहते हैं। किसे कहते हैं रसोई घर? क्लोरोप्लास्ट को, हरित लवक को। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पहले भी पूछा जा चुका है। धन्यवाद दोस्तों, आज की दी गई जानकारी यहीं तक थी। हमारे आगे के लेक्चर देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।